अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉर्मली एग्जम्प्ट होती है। ऐसा ही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स नहीं। एक मैन्युफैक्चरर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाय किया, खरीदा, खरीदने के बाद इसने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इसको बना दिया फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। खरीदा कितने में? लेट्स सपोज 1,00,000 रुपए में खरीदा। प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी जो सेल प्राइस है या फेयर वैल्यू या नॉर्मल सेलिंग प्राइस वो है ₹2,00,000 रुपए। और ये प्रोसेस होने के बाद जिस गुड में कन्वर्ट हुई है वो गुड टैक्सेबल भी है। जब वो इसको सेल करेगा इस पे कितने परसेंट टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा उसे, और एफबीआर को देना पड़ेगा 36,000 कलेक्ट करके सबमिट भी करवाना पड़ेगा। क्या इसके अगेंस्ट वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा? नहीं, उसको तो कोई क्रेडिट नहीं मिलना। उसने एफबीआर के सामने जाके रोना धोना धावा बोल दिया, उसने कहा फायदा तो कोई ना हुआ मुझे, ये तो एग्जाम गुड्स थी। आपने पूरा 2,00,000 रुपए का टैक्स ले में से 2,00,000 के ऊपर पूरा का पूरा 18% रेट अप्लाई करके 36,000 ले लिया। ये तो आपने 1,00,000 रुपए जो कि एग्जाम अमाउंट थी उस पर भी टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा फिर आप चाहते क्या है? इसने कहा चाहता ये हूं कि जो आपने जब मैंने सामान खरीदा उससे आगे मैंने प्रोसेसिंग करके जितना इसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया मैंने उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। मैंने जितनी इसकी वैल्यू एडिशन की है सिर्फ उसी की वैल्यू एडिशन के ऊपर 18% टैक्स लगे, ना कि इसकी पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगे। ये बात क्लियर है? उसने जितने पे खरीदा था वो उसकी क्या है, और जो उसकी सेल प्राइस है, इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को कहते हैं वैल्यू एडिशन। जो उसने प्रोसेसिंग से बढ़ाई है वो कितनी अमाउंट बन रही है? 1,00,000। 1,00,000 पे 18% रेट अप्लाई होगा तो कितनी अमाउंट बन जाएगी? 18,000। ये उसको टैक्स कलेक्ट करके सबमिट करवाना चाहिए। और उसकी एग्जांपल क्या है? पैडी। पैडी चावल जिसके ऊपर छिलका भी मौजूद होता है,
अगर उसको साफ किया जाए तो वो राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइस हस्किंग मिल्स होती हैं इसके लिए। जब वो राइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिनिश गुड्स है, और वो फिनिश गुड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर फर्दर प्रोसेसिंग करे तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब टैक्स किस पे देना है? फर्दर प्रोसेसिंग जो वैल्यू एडिशन हुई है उस पे देना है, ना कि उसकी टोटल सेल प्राइस। ठीक हो गया जी बच्चे? कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर मौजूद है कि वो स्पेसिफाई कर दे कुछ गुड्स को जिस पे सेल्स टैक्स सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन परचेज कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड। जितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो सेल प्राइस होगी उसकी। ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल होगा जब रॉ मटेरियल एग्जम्प्ट हो लेकिन फिनिश गुड्स क्या हो जाए। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? पैडी। रॉ मटेरियल ऑफ राइस एग्जम्प्ट है लेकिन राइस जब फिनिश फॉर्म में आ जाए तो वो क्या हो जाता है? तो इस केस में सेल्स टैक्स चार्ज किस पे होगा? इंस्टेड ऑफ होल वैल्यू ऑफ सप्लाईज, पूरी वैल्यू पे नहीं होगा बल्कि किस पे होगा? वैल्यू एडिशन। यहां तक बात क्लियर हो गई जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये बात मुझे पढ़ के जरा कौन समझाएगा कि क्या कह रहा है? कोशिश करनी है आप लोगों ने समझाना। जी सुरेशा, पढ़ के ना समझाइएगा। चले मैं बात समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई हुई है। उमर साहब, मुदस्सिर साहब, मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा बात समझ आई है या नहीं आई। मुदस्सिर साहब वो कहते हैं एफबीआर के पास ये भी पावर मौजूद है कि एफबीआर खुद बता दे कि वैल्यू एडिशन कम से कम इतनी अमाउंट होगी। अगर उसने कह दिया कि पैडी से राइस में कन्वर्ट करते हुए वैल्यू एडिशन लाख की होनी है और लाख कंसीडर करना है आपको, और इसी लाख पे मुझे टैक्स भी देना, तो फिर उसके लिए आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने, क्योंकि बताइए एफबीआर ने दिया, फिर आपको रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत और फिर उसका ऑडिट भी, क्योंकि एफबीआर ने कहा लाख रुपए वैल्यू एडिशन कंसीडर करनी है तो आप लाख ही कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर आपको उस केस में रिकॉर्ड और ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं। मैं पढ़ता हूं, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर मौजूद है, वो स्पेसिफाई कर दे, मेंशन कर दे मिनिमम वैल्यू एडिशन जो रिक्वायर्ड है टू बी डिक्लेयर्ड बाय सर्टेन पर्संस, के वो डिक्लेयर कर दे सर्टेन पर्संस के बारे में कि उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई की इतनी वैल्यू एडिशन समझी जाएगी। फिर उनके लिए ये रिक्वायरमेंट वेव हो जाएगी। किसकी रिक्वायरमेंट? ऑडिट की और स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड्स की, अगर ये वैल्यू एडिशन उसने डिक्लेयर कर दी। ठीक हो गया जी बच्चे? अब आगे अगली बात, कमर्शियल इंपोर्टर। कौन सा इंपोर्टर होता है कमर्शियल? शाबाश, जो विदाउट वैल्यू एडिशन सेल करते हैं। नॉर्मली सेल्स टैक्स का रेट कितना होता है, लेकिन इसके ऊपर 3% मजीद ऐड किया जाएगा एट इंपोर्ट स्टेज, वो कहलाएगा मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। कितने परसेंट? 3%। Sales tax on account of minimum value addition shall be collected at import stage at the rate of the value of goods imported in addition to sales tax paid in normal manner। कहता है ये इसके अलावा है, एडिशनल है, इसके अलावा एडिशनल है। ये समझ आ गई बात की? ये इसके अलावा एडिशनल है ये। अच्छा बच्चे, अब जो मिनिमम वैल्यू एडिशन है वो नॉट एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं होगा क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट करता है,
और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है। हाँ, अगर कमर्शियल इंपोर्ट या फिनिश गुड्स अगर आप इंपोर्ट करें तो उस पे क्या होगा, 3% मजीद वैल्यू एडिशन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी बच्चे। कमर्शियल इंपोर्टर 18% चार्ज करेगा अपने कस्टमर से, इसका मतलब है आउटपुट का टैक्स कितना होगा, सेल के वक्त 18% ही होगा, लेकिन इंपोर्ट के वक्त कितना कंसीडर करेंगे, शाबाश 18% प्लस 3%, टोटल कितना कंसीडर करेंगे 21%, लेकिन सेल के वक्त कितना कंसीडर करना है, जो बाकी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, अब आपको पता है इनपुट टैक्स हम मैक्सिमम 90% तक क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो जितना एक्सेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कैरी फॉरवर्ड अगले मंथ में चला जाए तो फिर हम उसका अगेंस्ट रिफंड की एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं, लेकिन इस केस में हम ये रिफंड नहीं ले सकते, रिफंड नहीं मिलेगा, इसका मिनिमम वैल्यू एडिशन के टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड। पढ़ता हूं, एक्सेस इनपुट टैक्स अगर कोई भी हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले पीरियड में। However, the refund of excess input tax over output tax, commercial imports के केस में, shall not be allowed to registered person. ये अलाउ नहीं होगा। जल्दी से ये सेक्शन पढ़े मुकम्मल। बच्चे ये रिटेलर की डेफिनेशन, टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन आप लोगों ने खुद से पढ़नी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पढ़ें इस पॉइंट को, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती मेरे से अभी पूछें। बच्चे टीयर 1 रिटेलर, आपको पता है अदर देन टीयर 1 रिटेलर को अपने बिल के साथ टैक्स जमा करवाना होता है, लेकिन टीयर 1 रिटेलर को टैक्स पे करना होगा, उस पर तमाम की तमाम सेल्स टैक्स की प्रोविजन अप्लाई होंगी, वो मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्न भी सबमिट करवाएगा, आउटपुट में से इनपुट टैक्स को एडजस्ट भी कर सकता है, उसका ऑडिट भी ओपन हो सकता है, सब काम वो कर सकता है। अच्छा, एक फेवर दी गई टीयर 1 रिटेलर, कहा गया कि अगर आपका पीओएस सिस्टम एफबीआर के कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो गया, रियल टाइम रिपोर्टिंग, याद है ये बात पहले भी पढ़ चुकी हूँ, फिर हम आपको फायदा देंगे। फायदा क्या देंगे, बाकी लोगों का 90% तक होगा, लेकिन आपको 95% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत होगी आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, ये फायदा होगा। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेट ना किया तो नुकसान क्या होगा, आपका टोटल इनपुट टैक्स अगर 100 का क्लेम हो सकता है, उसमें से 60% आपको क्लेम करने की इजाजत नहीं मिलेगी, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं पढ़ता हूं ये सब बातें। टीयर 1 रिटेलर को रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर्ड करवाए और तमाम प्रोविजन अप्लाई करे नॉर्मल मैनर में, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स की चार्जिंग से रिलेटेड, मंथली रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट, अपोर्शनमेंट, डेबिट और क्रेडिट नोट, ऑडिट और उससे रिलेटेड बाकी और बातें। तमाम टीयर 1 रिटेलर इंटीग्रेट करेंगे अपनी रिटेल आउटलेट्स को एफबीआर के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, जो रियल टाइम रिपोर्ट करेगा सेल्स के हवाले से। अगर ना मानी बात और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट ना किया तो जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम होगा वो 60% से रिड्यूस हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, 60% रिड्यूस हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, आपको पता है इंटीग्रेशन के बाद सर्विस चार्जेस ₹1 के हर रसीद के बदले में कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, और वो बोझ भी कस्टमर के एंड यूजर के कांधों पे। अगर आप कभी रिसीट लेते हैं तो उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ होता है ₹1 चार्जेस आपसे ऐड करके लिए जाते हैं, ₹1 चार्जेस, और वो किसके चार्जेस होंगे, एफबीआर के चार्जेस। नहीं, बैंक सर्विसेज में चला जाता है, सर्विसेज के लिए फिर ये बातें नहीं है, हम तो यहाँ पे गुड्स पे बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात। ठीक हो गया जी बच्चे, चलिए
यहां तक बात हो गई। अच्छा, अब आगे जो टीयर 1 के रिटेलर नहीं है, अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स हैं, उन्हें तो टैक्स अपना जमा करवाना है किसके साथ? बिजली के बिल के साथ। अगर बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा नहीं है तो रेट होगा 5%, अगर 20,000 से ज्यादा है तो 7.5%। क्लियर हो गया जी? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनके ऊपर अप्लाई होगा। उन्हें मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करवानी, बाकी प्रोविजंस भी फॉलो नहीं करनी, बस उनका बिल के हिसाब से आएगा। अगर बिल 20,000 तक का है तो 5%, अगर 20,000 से ज्यादा है तो 7.5%। दो बातें जी बच्चे। एक्सेस टैक्स कलेक्शन, ये बात हो चुकी हुई है? नहीं हुई तो सुन लीजिएगा बच्चे। बच्चे लेट्स सपोज अगर कभी आपके पास कस्टमर आए, सामान खरीदे, टैक्स उससे बनता था लेने वाला 18 रुपए का, आपसे गलती हो जाए, आप उससे 36 रुपीज का टैक्स ले, तो आपने कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया? एक्सेस। दूसरी सिचुएशन, एक कस्टमर आया, उसका टैक्स बनता ही नहीं था, उससे टैक्स लेना ही नहीं था, आपने उससे भी ले लिया। या तो किसी से टैक्स लेना नहीं था, या लेना था तो कितना लेना था? थोड़ा, आपने ले लिया ज्यादा। अगर उसका बर्डन एंड यूजर तक शिफ्ट हो गया तो वो अमाउंट जो आपने एक्सेस में कलेक्ट कर ली हुई है वो आप किसको जमा करवा देंगे? FBR। और उसके अगेंस्ट फिर आप दोबारा कोई रिफंड भी नहीं ले सकते। सिंपल सी उसूल की बात करते। अगर किसी भी पर्सन ने आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लिया जो कि कलेक्ट करना नहीं था, या कलेक्ट कर लिया तो ज्यादा कर लिया बाय मिस्टेक, गलती से, अब उसको एक और गलती करनी पड़ेगी, और उसका इंसिडेंस एंड यूजर पे पास ऑन भी हो गया होगा, वो अमाउंट जमा करवा देगा किसको? और फिर उसके अगेंस्ट दोबारा कोई क्लेम रिफंड का नहीं करेगा। जी ये पैसे मुझे रिफंड कर दें, ज्यादा चला गया पैसे, नहीं। बर्डन के इसका इंसिडेंस ट्रांसफर हो गया एंड यूजर पे, ये किसके कंधों पे होगा? जिसने एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया हुआ होगा। जी सुरेशा, बात समझ में आई? आखिरी पैराग्राफ, बर्डन ऑफ प्रूफ के इंसिडेंस ऑफ टैक्स नॉट पास टू कंज्यूमर, वो किसके कंधों पे है? उस पर्सन के जिसने कलेक्ट किया हुआ होगा टैक्स। ये बात मुकम्मल हो गई यहाँ पे। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, अब ये सुन ले, सिंपल सी बात है, पढ़ते हुए समझा दूंगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई रिसीव कर रहा है एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से, और उसके नॉलेज में है ये बात, और उसको रीजनेबल ग्राउंड्स का भी पता है, शक भी है कि सम और ऑल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई और प्रीवियस या सब्सीक्वेंट सप्लाई ऑफ गुड वुड रिमेन अनपेड, के सेल्स टैक्स की इस मंथ की या पिछले कई मंथ की अमाउंट अभी जमा नहीं करवाई, रहती है जमा करवाने वाली। फिर वो पर्सन एज वेल एज द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई, फिर वो पर्सन जिसने टैक्स दिया हुआ होगा और वो जिसको दिया हुआ होगा, दोनों जॉइंटली भी लायबल है, सेवरली भी लायबल है। क्या मतलब है? अगर उनमें से दोनों पकड़े गए तो दोनों से कलेक्ट किया जाएगा जितना जितना बनता है, लेकिन अगर एक पकड़ा गया तो फिर उसी से सारा ले लिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम उससे जाके रिकवर करो। इसे कहते हैं जॉइंटली एंड सेपरेटली। ठीक होगा जी बच्चे? FBR एग्जाम्प्ट कर सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन को इस प्रोविजन से कि ये सेक्शन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी या ये ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गया जी बच्चे? ये बच्चे रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अगर फिनिश्ड गुड्स पूरी की पूरी फाइनल गुड टैक्सेबल है, तो अगर फ्री में पार्ट कोई रिप्लेस किया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। याद है जी आपको ये बात?
जी बच्चे, यहाँ तक हम बातें मुकम्मल पढ़ चुके। अब डेफिनेशन की कुछ बातें रहती हैं और कुछ प्लेन रीडिंग रहती है। चले मैं आप